अगले कुछ घंटों में क्या होने जा रहा है, अगले कुछ घंटों में यह जंग कहां किस मोड़ पर खड़ी होगी, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस बीच में जो संकेत, जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बेहद डरावनी है। अमेरिका का साथ देना वो यूएई को, बहरीन को, कुवैत को बहुत भारी पड़ने वाला है। अमेरिका उसको कम से कम एक ऐसा मुल्क जरूर चाहिए, कम से कम एक। हालांकि अमेरिका कोशिश ये करेगा कि ऑपरेशन अगर हो तो ऑपरेशन एक जगह से नहीं हो, ऑपरेशन अगर हो तो ऑपरेशन कम से कम 2 या 3 देशों से ऑपरेशन किया जाए। लेकिन अगर एक देश को चुना या 3 देशों को भी चुना या जिस भी देश को चुना, ईरान सरप्राइज देने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से जो बातें निकल करके सामने आ रही है या इस वक्त में जो रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है, सब ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये 48 घंटे, 5 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, ये बकवास की बातें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे उन्होंने वो तय किया हुआ है। वो अपना केवल समय ले रहे हैं और दुनिया को बाकी दिखाने बताने के लिए वो समय और ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये अरब देश कौन से जो है वो तैयार होंगे? क्या यूएई तैयार होगा? क्या कुवैत तैयार होगा? क्या बहरीन तैयार होगा? अब जरा ये नक्शे के जरिए समझिए कि क्यों जरूरी है इस वक्त में अमेरिका के लिए ये अरब देशों के बेस। खास तौर पर देखिए, अगर ईरान पर अटैक करना है या ईरान के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, तो या तो वो यूएई से बेहतर आसानी तरीके से किया जा सकता है, बहरीन से किया जा सकता है, या फिर आप कुवैत से कर सकते हैं। लेकिन कौन सा देश तैयार होगा? और जिस देश का आप यूं कहिए कि सीधे तौर पर इस जंग के अंदर सीधे जिस देश की एंट्री होगी, जिस देश की तरफ से अपनी जमीन मुहैया कराई जाएगी हमले के लिए, ईरान उसको सीधे टारगेट करेगा। ईरान उस फिर देश को छोड़ने वाला नहीं है, यह आप मान करके चलिए। और ऐसे में फिर ईरान अगर यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर या बहरीन में अगर हमला करने लगेगा, तो फिर उन देशों में क्या बचेगा? मैं कुछ रिपोर्ट्स अभी देख रहा था जिसमें 2 बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये निकल करके सामने आ रही कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो ईरान उसकी तरफ से क्या पलटवार हो सकता है। इसमें सबसे पहला जो नाम निकल करके सामने आ रहा है वो है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, इसी तरीके से रेड सी में बाब अल मंदेब है। इसको हुती के सहारे बंद करवा दिया जाएगा। ये हुती रेड सी के अंदर जो है हुती विद्रोही उसको बंद कर देंगे और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर ये हो गया तो जो मारामारी है वो और बढ़ जाएगी। लेकिन केवल बात इतनी नहीं है कि हुती बंद कर देंगे और उसके बाद में अगले दिन खोल देंगे। बात उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ये है कि इस वक्त में कतर के अंदर जो रस लफान गैस फैसिलिटी है उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है और वो तकरीबन बंद है। और कतर की तरफ से कहा गया था कि हमें कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे इसको दोबारा से रन करने में, चालू करने में। अबू धाबी के अंदर अबशान गैस फैसिलिटी वो बंद है, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। सऊदी अरब में आरामको ऑयल रिफाइनरी वो बंद है। कुवैत के अंदर भी कई ऑयल फैसिलिटी, ऑयल इंस्टॉलेशन वो बंद है। और जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जो 28 फरवरी यानी इस युद्ध की जो शुरुआती दिन था, उस स्थिति में फिर से आने के लिए अभी आज की तारीख में अगर ये कल को जंग आगे नहीं बढ़ी तब भी 6 महीने, साल लग जाएंगे। और अगर कल को ये जंग आगे बढ़ी और इस जंग में अगर अमेरिकी ट्रूप्स ग्राउंड पर आते हैं और अमेरिका अगर वो ये सोचता है कि चलिए हम अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर भेज करके कम से कम उनका यूरेनियम जो एनरिचमेंट उनके पास में करीब 450 किलो उसको उठा करके ले आते हैं। हालांकि वो आसान चीज नहीं, ऐसा नहीं कि हॉलीवुड की पिक्चर के तरीके से जाएंगे और जाकर के उसको उठा करके हाईजैक करके ले आएंगे, बक्से में बंद करके ईरान के अंदर रखा हुआ है और उसको 2 दीवार तोड़ करके अब उसको उठा करके ले जाए। पहली बात तो कहाँ है यही नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि वो सारा एक जगह पर होगा, इसकी संभावना नहीं है। तीसरी बात यह है कि जहां है वो इतनी गहराई में, इतनी नीचे है
कि वहां पर आप ऐसे झट से गए और जैसे यूं उठा करके वापस आ गए हॉलीवुड की पिक्चर के तरीके से, वो नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको एक प्रॉपर देश चाहिए, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, जहां से आप ग्राउंड ऑपरेशन करते रहें। अब हालांकि ये जो तीनों देश हैं इनके बारे में बिल्कुल साफ है कि वो जंग में हैं ही, लेकिन अगर वो हमला होता है ईरान के ऊपर और उस हमले के लिए ये अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देते हैं, तो फिर ईरान का अगला निशाना उस देश के तमाम फैसिलिटीज होंगे। यानी चाहे उसके ऑयल फैसिलिटी हो, गैस फैसिलिटी हो, या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, पावर प्लांट हो, किसी भी तरीके से फिर ईरान छोड़ने वाला नहीं और ताबड़तोड़ उन देशों के अंदर धमाके सुनाई देंगे। ये बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर है। और ऐसे में फिर कोई बहुत बड़ा मौका बचता नहीं है इन देशों के पास में। और बड़ी बात यह है कि फिर उसके बाद में जो जंग है वो जंग कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगी, क्योंकि आज की तारीख में भी ये कहा जा रहा है कि 1/5 गैस या पेट्रोल वो दुनिया को भूल जाना चाहिए। वो कम से कम अब बाकी के मुल्कों के पास में जो पहुंच रहा था वो उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा और युद्ध बंद हो जाएगा। तब भी जितनी भी मैंने आपको गैस फैसिलिटी या ऑयल फैसिलिटी पढ़ करके अभी बताई है, उनको चालू होने में बड़ा लंबा वक्त लगेगा। और ऐसे में अगर ये और हमला हुआ तो फिर इसके बाद में और आप सोचिए कि लंबा चला जाएगा मामला। अब मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, ये आप मैप के जरिए देखिए। ये फ्लाइट रडार का मैप है और इसके जरिए जो है वो दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी जो मिडिल ईस्ट की तरफ या यूरोप की ओर से जो है यूएसएएफ, उनके जो विशाल एयर ब्रिज ऑपरेशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें C5 गैलेक्सी, C-17 ग्लोब मास्टर, KC-135 ये लगातार जो है वो ईरान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक। यानी एक बड़ा बेड़ा जो है वो आ रहा है इस तरफ, ये जो है वो फ्लाइट रडार की डेटा के मुताबिक पता चल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी तैयारी नीचे नीचे चल रही है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हम तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, वो ईरान तक तो पहुंच ही रही होगी। ईरान के जो एक्सपर्ट हैं वो दिनों रात हर सांस के साथ में इसी बात की अपडेट ले रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, और ईरान की पूरी तैयारी है। और ऐसे में अगर ये जंगी बेड़ा अगर सामने आता है तो फिर उसके बाद में ईरान क्या करेगा। मैं एक बयान आपको बताता हूं, ग्लोबल इनसाइट जर्नल, वहां पर एक बयान छपा है, आप जरा देखिए, जहां पर अब्बास अरागची उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका, उनसे जो जान की धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की जो धमकियां मिल रही हैं, उस पर उन्होंने कहा कि आपकी धमकियां हमारे पैरों के तले रौंदी जा सकती हैं। अगर हमें मौत का डर होता तो हम इस युद्ध में न उतरते और अपने सर्वश्रेष्ठ जवानों को शहीद न बनाते। अपने वतन की रक्षा करते हुए मरना हमारे लिए सम्मान की बात है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही मरेंगे। दरअसल इस बात को आप यूं समझिए, इन्होंने ये बयान दिया है, इस बात को आप यूं समझिए कि जब पाकिस्तान के साथ में जब बातचीत चल रही थी, उस वक्त में बहुत सारा ढिंढोरा पीटा गया कि पाकिस्तान ने अब्बास अरागची को वो जो टारगेट लिस्ट है जिसमें अलग अलग नेताओं के नाम लिखे हुए हैं और उनको हॉलीवुड की पिक्चर की तरीके से ऐसे ऐसे क्रॉस करके और ख़त्म किया जा रहा है, अली लारीजानी, आयतुल्ला अली खामेनी साहब और ये बाकी सब, उसमें इनका भी नाम था। और पाकिस्तान के साथ में जब बातचीत हुई तब ये खबरें सामने आई कि साहब पाकिस्तान ने किसी तरीके से इनका नाम निकलवा दिया है। और अब जब पाकिस्तान के साथ में बातचीत खत्म हो गई है, यानी जो पाकिस्तान को मीडिएटर बनने का एक तरीके से आप यूं कहिए कि मौका मिला, वो मौका खत्म हो गया, तब ये कहा जा रहा है कि साहब अब जो है वो अब्बास अरागची को मार दिया जाएगा। यानी अगले 48 घंटे में हो सकता है कि अब्बास अरागची को लेकर के कोई बुरी खबर आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब अगर ऐसी बात होती तो हम अपने लीडर को शहीद नहीं करवाते, अपने जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद नहीं करवाते, मौत का डर नहीं है। और ये बात तो हमने देखी भी है कि जिस तरीके से ईरान लड़ाई लड़ रहा है उसमें कितना डर है और कितना खौफ है। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ, ये आप करंट रिपोर्ट देखिए। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम का कहना है कि अबू धाबी में स्थित उसका अल ताविला परिसर, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादन स्थलों में से एक है, ईरानी हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कंपनी ने बताया है कि प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन को बहाल करने में 12 महीने तक का समय लग सकता है।
मैं ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं लगातार जो है वो बातें छान छान करके लेकर के आ रहा हूं, लगातार रिपोर्ट्स जो निकल करके सामने आ रही है उनको हम पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूं। देखिए, कहीं कोई ऐसा मुल्क इस वक्त में अरब देशों में या फिर खाड़ी के देशों में आप कहिए, हालांकि ईरान के लोग ये कहते हैं कि आप खाड़ी के देश कम से कम यूएई और इन बाकी सबको मत बुलाइए, क्योंकि खाड़ी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारे पास में है, तो ऐसे में ये तो अरब देश है, इनको अरब देश बुलाइए आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ईरान को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, और ईरान अभी भी उस क्षमता में कम से कम आज भी है कि अगर अमेरिका एक शॉर्ट टर्म कोई एक्शन करके और अपनी जीत डिक्लेयर करने की कोशिश करता है कि जैसे उनके परमाणु पदार्थ को उठा करके ले जाए और उसके बाद में अपनी जीत डिक्लेयर कर दे कि देखिए साहब, हमने तो उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट था वो सब हम उठा करके ले आए हैं और अब हम युद्ध खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो परमाणु हथियार कभी नहीं बना पाएंगे। अगर वो ऐसा करने की सोच रहे हैं, तब भी जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो जखीरा है तब भी वो ऐसे कैसे रहेगा, और फिर आप उससे कैसे निपटेंगे? तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जा करके अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और ये अरब देशों के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही है। फिर ईरान तबाही शुरू कर देगा, वो इजराइल में भी तबाही करेगा, वो इन बाकी के देशों में भी तबाही करेगा, और जहां जिस देश का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस धरती का इस्तेमाल किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए अमेरिका, ईरान उसको नहीं छोड़ने वाला है। और अमेरिका कितना बचा पाएगा? अमेरिका तो आज भी हम देख रहे हैं, वो कह रहा है कि भैया ये जो अरब देश है वो पैसा लगाइए। अमेरिका ने पहले दिन जो है वो कह दिया कि भैया जितने भी हमारे अमेरिकी नागरिक हैं यहां से खुद निकल जाइए। उन्होंने अपने लोगों को तक का नहीं निकाला। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आदमियों को भी नहीं बचा पा रहे और अपने आदमियों को भी एयरलिफ्ट नहीं करवा पाए, उनके हाल पर छोड़ दिया कि आप जिस तरीके से निकल सकते हो निकल जाइए। ये जो अमेरिका की तरफ से हुआ। अब दो बार बड़ी चीजें जो है वो निकल करके और सामने आ रही, दो बातें और निकल करके सामने आ रही है, जिसमें यूएई जो है वो अब सवालों के घेरे में आ गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, IRIB की रिपोर्ट है, ये ईरान के सरकारी चैनल उनकी रिपोर्ट है, और इसमें कहा गया है कि दो बड़ी ऐसी बातें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूएई इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। पहली यह है कि 1 अप्रैल को एक चीनी विंग लोंग 2 ड्रोन मार गिराया। यह ड्रोन सिर्फ सऊदी अरब और यूएई के पास ही था, इसलिए शक हो रहा है कि इनमें से कोई एक इस हमले में शामिल है। दूसरा, 22 मार्च को ईरान के जसाक आइलैंड पर एक यूएई का मिरेज 2000 फाइटर जेट इंटरसेप्ट किया गया, पकड़ा गया, यह बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो हथियार जो स्पेशल इन्हीं देशों के पास में है, अब ईरान उनको पकड़ रहा है, उनको मार रहा है, तो ईरान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि साहब ये जो स्पेशल हथियार हैं जिनको हमने पकड़ा है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं देशों के पास में है, और जाहिर सी बात है फिर यही देश जो है वो अपनी हथियारों को भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ये नहीं था कि अरब देश जो अपनी तरफ से अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर अगर अपने हथियारों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जंग में सीधे आ गए, और अगर वो जंग में सीधे आ गए हैं तो फिर वो सीधे चले भी जाएंगे, क्योंकि ईरान सबका हिसाब कर रहा है, ईरान किसी को छोड़ नहीं रहा है। एक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, और आप देखिए कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, भगदड़ है, जश्न है, क्या माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रम्प ये चाहता था कि ईरान में पब्लिक जो है वो आवाम जो है वो सड़कों पे आ जाए और यहाँ के जो बड़े बड़े कमांडर हैं उनको शहीद कर दें और यहाँ की लीडरशिप को चेंज करके तख्ता पलट कर दें। लेकिन ये किस्मत देखिए ट्रम्प की कितनी ख़राब है कि आज अमेरिका की आवाम उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे है और ख़ुद उसने अपने बड़े बड़े कमांडर्स को जो है वो बाहर निकाल दिया है। ये नतीजा है ईरान में जो उसको शिकस्त मिल रही है। जिस तरीके से ईरान के अंदर F-35 गिराए जा रहे हैं, F-16 गिराए जा रहे हैं, जिस तरह से वॉरशिप्स पे अटैक हो रहा है, US बेसेस पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, ये सब का नतीजा है कि आपसी इख्तिलाफ अमेरिका के अंदर ही बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका की आवाम भी नाराज़ी है और अमेरिका की आवाम के अंदर भी बहुत गुस्सा है, वो ट्रम्प के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ वहाँ के कमांडर्स भी ये समझ रहे हैं कि ज़मीनी हमला किसी भी तरीके से ये जो US के हक़ में नहीं है, ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी। लेकिन क्योंकि हिमाकत करना ट्रम्प की आदत है तो शायद उसने मन बना लिया है कि वो ज़मीनी हमला करेगा और इसी वजह से इसकी मुखालफत करने वाले जो कमांडर्स हैं उनको बाहर निकाल रहा है। अब जिस तरीके का ये माहौल दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर
ईरान मुसीबत में तो है, लेकिन उसके बावजूद ईरान एकजुट है और ईरान के अंदर जो शहादत का, या फिर यूं कहिए कि कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा गया कि जो शहीद शब्द है वो यहीं से आया है, शियाओं से आया है, और करबला वहां से जो है इस शहीद शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे में जो शहादत का जो जज्बा है ईरानियों के अंदर वो कहीं ज्यादा है, और ऐसे में अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए कोई भी ऑपरेशन यहां पर करना बहुत भारी पड़ने वाला है। अब अगले कुछ घंटे वो इस जंग का एक तरीके से रुख तय करेंगे कि ये जंग कहां, किस तरफ और कितनी गहराई में जाने वाली है, और उसके बाद में दुनिया पर उसका क्या असर होगा देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पेस्ट किया है, वहां पर जाकर के आप कम से कम हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो जरूर कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।